दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हम विकास, तकनीक और कूटनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम ग्लोबल लीडर्स को हाथ मिलाते देखते हैं, बड़े बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होते देखते हैं और उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज होते देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि इन समझौतों के पीछे की असल कीमत क्या है? क्या कूटनीति का मतलब सिर्फ अपने देश का फायदा देखना है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और मानवीय है? भारत और इजरायल के संबंधों की चर्चा आज हर गलियारे में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा, उनकी और इजरायली नेतृत्व के बीच की गर्मजोशी, इन सब का एक कूटनीतिक पहलू है। इसे नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि देश के विकास के लिए ये समझौते जरूरी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी उन नीतियों की, जिन्हें दुनिया का एक बड़ा तबका और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं युद्ध अपराधों यानी वॉर क्राइम्स की श्रेणी में रखती हैं, तो एक आम इंसान का ज़मीर सवाल उठाता है। क्या हमारी कूटनीति उन मासूमों की चीखों से इतनी सस्ती हो गई है जो गाज़ा की उन तंग गलियों में दम तोड़ रहे हैं? गाज़ा की स्थिति आज किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ये पूरी मानवता का एक गहरा जख्म है। वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। क्या एक ऐसी सरकार का समर्थन करना या उसके साथ खड़े होना जो एक पूरी आबादी को भूखमरी, बीमारी और विस्थापन की आग में धकेल रही है, नैतिक रूप से सही है? जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करते हैं, तो क्या हमें उन लोगों का पक्ष नहीं लेना चाहिए जो अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है? इंसानियत का तकाजा तो यही है कि हम सीमाओं को देखें ही नहीं। एक बच्चा, चाहे वो गाज़ा की धूल भरी सड़कों पर हो या भारत के किसी शहर की सुरक्षित गलियों में, उसकी मुस्कान की कीमत एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन आज जब हम गाज़ा में हो रहे नरसंहार जैसी घटनाओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की अंतरात्मा सो गई है। जो नेता अपनी जनता की सुरक्षा का दावा करते हैं, वे जब दूसरी आबादी के विनाश का कारण बनते हैं, तो उनका नैतिक आधार पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर हम इस्लाम की शिक्षाओं को देखें, तो वहां अदल यानी न्याय और रहमा यानी करुआ को सबसे ऊपर रखा गया है। पुराण हो या मानवता के अन्य महान ग्रंथ, वे सब हमें यही सिखाते हैं कि एक बेगुनाह की जान बचाना पूरी मानवता को बचाने के समान है। फिलिस्तीन के लोगों का संघर्ष केवल जमीन का संघर्ष नहीं है, ये अपने वजूद, अपनी गरिमा और अपने हक के लिए लड़ी जाने वाली एक ऐसी लड़ाई है जो हर उस इंसान के दिल को झकझोर देती है जिसके सीने में दिल धड़कता है। मजलूमों की आवाज़ बनना और जालिम के खिलाफ खड़ा होना किसी भी धर्म या नस्ल का व्यक्ति हो, उसके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाले हों, गाज़ा के लिए सड़कों पर हैं। वे न्याय मांग रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे एक नरसंहार को रोक सकें? क्या कूटनीतिक रिश्ते इतने अहम हो गए हैं कि हम उन लोगों की मौतों को अनदेखा कर दें जो हर रोज अपनी जान गंवा रहे हैं? भारत, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेशवाहक मानते हैं, जिसने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, उसके लिए यह सवाल और भी अहम हो जाता है। हमारे देश का इतिहास ये गवाह है कि हमने हमेशा शोषितों का साथ दिया है। गांधी जी का वो मंत्र सत्य और अहिंसा क्या आज के दौर में सिर्फ एक किताबी बात बनकर रह गया है? जब दुनिया एक तरफ इजरायली आक्रामकता को देख रही है, तो भारत जैसे देश की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या हमें सिर्फ अपने व्यापारिक सौदों और हथियारों के समझौतों को देखना चाहिए, या हमें उन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए जो आज तार तार हो रहे हैं? नेतन्याहू सरकार की नीतियां, जिन्होंने गाज़ा को एक खुली जेल से बदलकर एक कब्रिस्तान बना दिया है, उनके खिलाफ जो दुनिया भर में कानूनी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स किसी झूठ पर आधारित नहीं हैं। वे उन आंखों देखी घटनाओं का सच हैं जो हर दिन वहां हो रही हैं। जब हम ऐसे नेतृत्व के साथ खड़े होते हैं, तो अनजाने में ही हम उस खून के दाग का हिस्सा बन जाते हैं जो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। दोस्त, मानवता किसी भी राजनीतिक समझौते से बहुत बड़ी है। कोई भी रक्षा सौदा या कोई भी कृषि समझौता एक मासूम बच्चे के जीवन से कीमती नहीं हो सकता। हमें यह समझने की जरूरत है कि कूटनीति का असली मकसद शांति की स्थापना करना है। अगर हमारी कूटनीति शांति नहीं ला पा रही है, अगर वो केवल विनाश को बढ़ावा देने वाले समझौतों का हिस्सा बन रही है, तो हमें अपने तौर तरीकों पर दोबारा गौर करना होगा। आज फिलिस्तीन के लोग, गाज़ा के वो बेबस परिवार हमसे न्याय की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वे बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम कोई तो उनकी बात सुने। वे बस ये चाहते हैं कि दुनिया उनकी तबाही पर खामोश ना रहे, और हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ी हिंसा है। अगर हम आज चुप हैं, तो कल जब हमारे सामने अन्याय होगा, तो कोई भी हमारे हक में आवाज उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए एक इंसान के नाते, एक न्यायप्रिय नागरिक के नाते, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस कूटनीति के मुखौटे को उतारें और सच को देखें।
हमें ये मांग करनी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हो, कि अत्याचार बंद हो और कि न्याय की जीत हो। ये समय है कि हम सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं से सवाल करें। उनसे पूछें कि क्या आपकी कूटनीति इंसानियत की बलि चढ़ाने के लिए है? क्या आप इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं जो नरसंहार की खामोश गवाही देगा, या आप उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं जो न्याय और करुणा के लिए खड़ा हुआ? गाज़ा की मिट्टी आज हमसे ये पूछ रही है कि क्या हम वाकई इंसान हैं? क्या हम वाकई उस मानवता का हिस्सा है जिसे हम हर रोज अपनी बातों में दोहराते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर हमारी चुप्पी क्यों है? हमें आज बोलना होगा, हमें आज आवाज उठानी होगी। चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या किसी अन्य माध्यम से, न्याय के लिए खड़ा होना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना इस्लाम का भी मूल है और मानवता का भी। जो लोग गाज़ा के लिए खड़े हैं वे किसी देश के खिलाफ नहीं हैं, वे उस जुल्म के खिलाफ हैं जो इंसानियत को खत्म कर रहा है। याद रखिए, जीत हमेशा सच्चाई और न्याय की होती है। हो सकता है कि आज की कूटनीति, आज के समझौते और आज की राजनीति हमें कुछ और सिखाने की कोशिश करे, लेकिन इतिहास वही याद रखेगा जिसने सबसे कठिन समय में शोषित का साथ दिया। गाज़ा में गिरता हुआ हर बम, हर घर का ढहना, हर परिवार का बिखरना, ये सब हमें ये याद दिलाता है कि हम अभी भी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ताकतवर कमजोर को कुचल रहा है। और अगर हम इसे चुपचाप देखते रहेंगे तो हम भी उस ताकतवर के अत्याचार में बराबर के हिस्सेदार होंगे। आज का ये समय बदलाव का है। ये समय है कि हम दुनिया को दिखाएं कि भारत का नागरिक सिर्फ अपने देश की प्रगति नहीं चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारा भी चाहता है। हम चाहते हैं कि हर देश के लोग, हर धर्म के लोग और हर नस्ल के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सकें। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि कूटनीति आती जाती रहेगी, सरकारें बदलती रहेंगी, नेता आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इंसानियत का ये दर्द, ये जख्म सदियों तक याद रहेंगे। हम किस तरफ खड़े हैं ये हमें तय करना होगा। आप अपनी आवाज उठाएं, न्याय के लिए, शांति के लिए और सबसे बढ़कर इंसानियत के लिए, क्योंकि अगर मानवता हार गई तो फिर इंसानियत की कोई जीत नहीं होगी। शुक्रिया।